Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the characteristics or features of Articles of Association. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशंस डिस्कस की थी। क्या मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का? एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं इसका हम। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट रेगुलेटिंग द राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी among themselves and the manner in which the business of the company shall be conducted। यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पर कंपनी में कंपनी के मेंबर्स के राइट्स को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता है और कंपनी के बिजनेस को किस तरीके से रन किया जाना चाहिए उसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोविजंस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइडेड होते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मेन फीचर्स क्या क्या हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विच कंटेन्स रूल्स रेगुलेशंस और बाईलॉज ऑफ द कंपनी। यानी कि ये कंपनी का वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के रिलेशन में रूल्स रेगुलेशंस और बाईलॉज को फॉरवर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। सेकेंड वन, आर्टिकल को हमें ओरिजिनली फ्रेम करना होता है या फिर ओरिजिनली इसको ऑल्टर भी करना होता है एज पर द टाइम। जैसा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल को ओरिजिनली फ्रेम्ड भी करना होता है और उसको ओरिजिनली ऑल्टर्ड भी करना होता है। और जो उसकी फ्रेमिंग के और ऑल्ट्रेशन के लिए हमें जिन रूल्स को फॉलो करना होता है वो कंपनी लॉ के द्वारा प्रोवाइडेड है। तो जो जिस पर्टिकुलर एक्ट में कंपनी रजिस्टर्ड है उस एक्ट में प्रॉपर इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस होते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए ही कंपनी अपने आर्टिकल को फ्रेम करती है या इसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन फॉलो करती है। थर्ड वन इज जो रेगुलेशंस हैं आर्टिकल्स में दे आर सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। कंपनी के मेमोरेंडम के लिए ये एक सब्सिडरी का काम करते हैं। यानी कि जो आर्टिकल है वो मेमोरेंडम का एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन होता है, उस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव किया जाएगा इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस होते हैं वो आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड होते हैं। इसी वजह से जो आर्टिकल है और जो आर्टिकल के अंदर रेगुलेशंस होते हैं वो कंपनी के मेमोरेंडम के सब्सिडरी के तौर पर काम करते हैं। द नेक्स्ट वन इज जब हम आर्टिकल में रेगुलेशंस की बात करते हैं तो वो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के रिलेशन में प्रिपेयर किए जाते हैं। यानी कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको रेगुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स में डिफरेंट रेगुलेशंस दिए जाते हैं और इन रेगुलेशंस के बेसिस पर कंपनी अपने इंटरनल अफेयर्स को प्रॉपरली मैनेज करती है। नेक्स्ट वन इज द आर्टिकल्स के बेसिस पर उस पर्टिकुलर मोड और मैनर को डिफाइन किया जाता है जिसके बेसिस पर कंपनी अपने डिफरेंट अफेयर्स को कैरी ऑन करेगी। यानी कि ये कंपनी के डिफरेंट अफेयर्स को कैरी ऑन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेस का काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन, आर्टिकल्स के बेसिस पर कंपनी के अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं उनकी पावर्स और ड्यूटीज को प्रॉपरली डिफाइन भी किया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज द regulations in articles form the basis of contract between company and the members and explain the relationship between the members inter se। यानी कि जो आर्टिकल्स के रेगुलेशंस हैं उसके बेसिस पर कंपनी और मेंबर के बीच के एक कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया जाता है और इसके साथ साथ जो उसमें डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है इसको भी प्रॉपरली कंपनी के आर्टिकल के रेगुलेशन के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरह ही एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जिसे पब्लिक में से कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ इट इज एन ऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट विच कैन बी ऑल्टर्ड एंड रीऑल्टर्ड बाय द कंपनी बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स लेड डाउन अंडर द लॉ। यानी कि जैसा लॉ के अंदर डिफाइंड है उन पर्टिकुलर प्रोसीजर्स और प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट के किसी भी प्रोविजन में ऑल्ट्रेशन कर सकती है या इसको रीऑल्टर भी कर सकती है। जैसा कंपनी के एक्टिविटीज़ या अफेयर्स के अकॉर्डिंग डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग अगर ये आर्टिकल्स के प्रोविजन में
कोई भी ऑल्टरेशन करना चाहे तो प्रोविजंस और प्रोसीजर्स जो लॉ के द्वारा डिफाइंड है उनको फॉलो करते हुए कंपनी ऐसा कर सकती है। ये एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाता है। इट इज अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। इसके साथ साथ नेक्स्ट फीचर है इसका, द मॉडल फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच क्लास ऑफ कंपनीज इन टेबल्स F2J ऑफ द शेड्यूल फर्स्ट टू द एक्ट। अ कंपनी शैल फ्रेम इट्स आर्टिकल इन द फॉर्म एप्लीकेबल टू इट। यानी कि जब हम मॉडल फॉर्म ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं तो कंपनी एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में टेबल F2J दे रखी हैं और डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज के अकॉर्डिंग इन टेबल F2J को प्रिस्क्राइब किया गया है और जो कंपनी जिस क्लास में आती है उसके अकॉर्डिंग इस मॉडल फॉर्म आर्टिकल को अडॉप्ट कर सकती है और इसके अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डेवलप कर सकती है। और कंपनी को इन्हीं पर्टिकुलर मॉडल फॉर्म को ध्यान में रखते हुए अपने आर्टिकल को प्रिपेयर करना होता है। ठीक, एंड द लास्ट फीचर इज no model articles have been prescribed for private companies, hence every private company needs to frame its own articles। किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए कोई भी मॉडल आर्टिकल प्रेस्क्राइब्ड नहीं किया गया है लॉ के द्वारा, इसी वजह से हर प्राइवेट कंपनी को अपना खुद का आर्टिकल फ्रेम करना होता है। क्लियर? तो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसा कि हमने इसके फीचर में डिस्कस किया था कि हर पब्लिक कंपनी को क्या करना होता है, मॉडल फॉर्म ऑफ आर्टिकल के अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल को प्रिपेयर करना होता है और इसको कंपनी एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में टेबल F2J डिफाइन कर रखा है और F2J में डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज के अकॉर्डिंग अलग मटेरियल प्रोवाइडेड है जिसके बेसिस पर कंपनी जिस कैटेगरी में आती हो या जिस क्लास में आती हो उसके अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर कर सकती है। तो यहाँ पर मैं टेबल F से लेकर J तक डिफाइन करूँगा आपसे कि कौन कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज को किस पर्टिकुलर टेबल में कंसीडर किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द टेबल F अंडर द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द एक्ट। टेबल F इट प्रोवाइड्स मॉडल आर्टिकल्स फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जब हम लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी की बात करते हैं तो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी को अपने आर्टिकल को प्रिपेयर करने के लिए टेबल F के प्रोविजंस को फॉलो करना होता है और इसके अंदर टोटल 91 रेगुलेशंस हैं। ठीक, सेकंड कैटेगरी होती है इसके अंदर टेबल G की। टेबल G क्या होती है? इट प्रोवाइड्स मॉडल आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। यानी कि ये वो कंपनी होती है जो लिमिटेड बाय गारंटी और हैविंग अ शेयर कैपिटल की कैटेगरी में आती है। उस पर्टिकुलर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल G में कंप्लीट रेगुलेशंस प्रोवाइडेड हैं जिसके अकॉर्डिंग ये कंपनी अपने आर्टिकल को प्रिपेयर कर सकती है। नेक्स्ट टेबल इज द टेबल H। इट प्रोवाइड्स मॉडल आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। यानी कि वो कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है और जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है या नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल की कैटेगरी में आती है, वो कंपनी टेबल H के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल को प्रिपेयर कर सकती है। ऐसे ही टेबल I, इट प्रोवाइड्स मॉडल आर्टिकल्स फॉर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। जो कंपनी अनलिमिटेड कंपनी अंडर हैविंग अ शेयर कैपिटल की कैटेगरी में आती है वो टेबल I के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपने आर्टिकल को प्रिपेयर कर सकती है। ऐसे ही लास्ट वन इज द टेबल J। इट कंटेन्स मॉडल आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। यानी जो कंपनी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की कैटेगरी में आती है उस कंपनी के लिए टेबल J के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मॉडल आर्टिकल को फॉलो करना होता है। क्लियर? तो ये 5 कैटेगरी होती हैं। अब इन पांचों कैटेगरी में कोई भी कंपनी जो भी इनके रेगुलेशंस दे रखे हैं या तो सारे के सारे रेगुलेशंस को अडॉप्ट कर सकती हैं या जो रेगुलेशंस इन्हें ठीक लगते हैं उनमें से किसी भी रेगुलेशंस को अडॉप्ट करते हुए ये अपने आर्टिकल को प्रिपेयर कर सकती हैं। ये तो बात हो गई अबाउट द फॉर्म्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर्मेलिटीज की। द फॉर्मेलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विथ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स आर एज फॉलोज। यानी कि हम यहाँ बात करेंगे कि कंपनी को जब अपने आर्टिकल को रजिस्टर्ड कराना होता है तो इसके लिए उसे किन किन पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना जरूरी होता है। द वेरी फर्स्ट फॉर्मेलिटी इज द आर्टिकल्स शैल बी प्रिंटेड और कंप्यूटर लेजर प्रिंटेड। सबसे पहली बात तो जो आर्टिकल होगा वो प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए
या फिर कंप्यूटर लेजर प्रिंटेड फॉर्म में वो होना चाहिए। ये पहला रिक्वायरमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रेफरेंस में। सेकंड रिक्वायरमेंट है इसकी, द आर्टिकल शैल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली। जो आर्टिकल्स है वो पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होने चाहिए और इनको एक सीक्वेंस के बेसिस पर आपको प्रेजेंट करना होता है। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, द आर्टिकल शैल बी साइन बाय ईच सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि जिन पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेचर किए हैं उन सारे सब्सक्राइबर्स के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर भी कंप्लीट सिग्नेचर होने चाहिए। एक पर्टिकुलर पॉइंट और नोट करने वाला है यहाँ पर, जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के केस में, तो उन्हें अपने सिग्नेचर के साथ साथ अपने एड्रेस, अपने डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन को भी डिफाइन करना होता है और कम से कम एक विटनेस की प्रेजेंस में ये होना चाहिए। और जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप विटनेस के तौर पर लेकर आते हो, दैट पर्टिकुलर विटनेस वो भी अपने सिग्नेचर को अटैच करेगा, अपने एड्रेस को अटैच करेगा, उसके साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन उसके अंदर होगा, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, और अगर किसी ऑक्यूपेशन में है तो वो ऑक्यूपेशन भी उसे डिफाइन करना होता है। तो इन सारी फॉर्मेलिटीज़ के बेसिस पर कंपनी अपने आर्टिकल को रजिस्टर्ड कर सकती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स। यानी कि जब कंपनी अपने आर्टिकल्स में कंटेंट को फॉलो करती है तो उन कंटेंट के रिगार्डिंग उसे किन किन प्रोविजंस को फोकस करना होता है। लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज पर्टिकुलर प्रोविजंस। द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। यानी कि जब कंपनी अपने आर्टिकल को प्रिपेयर करती है तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में केवल और केवल कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेशंस को फॉर्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। केवल और केवल कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रेगुलेशंस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड वन, अदर मैटर्स। द आर्टिकल शैल ऑल्सो कंटेन सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि टाइम टू टाइम जैसा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस आते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अगर कोई और भी मैटर है तो उस मैटर के अकॉर्डिंग रेगुलेशंस को इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। थर्ड वन इज द प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट। कंपनी एक्ट 2013 एम्पावर्स कंपनीज टू मेक प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट इन देयर आर्टिकल्स। यानी कि कंपनी एक्ट 2013 ने कंपनीज को एक पर्टिकुलर पावर प्रोवाइड कर रखी है और इसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजंस को इंक्लूड कर सकती हैं। अब पॉइंट है यहाँ पर कि एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है या प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है जो मैंने यहाँ पर दे रखा है। द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट मीन्स सच प्रोविजंस दैट प्रोवाइड फॉर मोर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस और प्रोसीजर्स देन दोज ऑर्डिनरी एप्लीकेबल फॉर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरिंग सर्टेन स्पेसिफाइड रेगुलेशंस ऑफ आर्टिकल्स। होता क्या है कि जब कंपनी को अपने कुछ स्पेसिफाइड आर्टिकल्स में जो भी स्पेसिफाइड रेगुलेशंस ऑफ आर्टिकल्स हैं अगर उनमें कोई भी ऑल्ट्रेशन करना होता है तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करना पड़ता है। और स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करने के केस में ऑर्डिनरी कंडीशंस होती हैं जो अप्लाई होती हैं, लेकिन अगर कंपनी इन ऑर्डिनरी कंडीशंस के साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस को भी इम्पोज कर देती है और उसके बेसिस पर ही स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करती है तो हम इस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल में एक प्रोविजन दे रखा है और उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग अ पर्टिकुलर रेगुलेशन शैल बी ऑल्टर्ड विद फॉर द रिटन कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो दिस इज अ प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। भाई स्पेशल रिजोल्यूशन की जनरल कंडीशन क्या है कि 3/4 वोटिंग उसके फेवर में होनी चाहिए, 75% मेंबर्स एग्री होने चाहिए। लेकिन अगर कंपनी ने क्या करा है, एक प्रोविजन कर रखा है कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तो उस केस में कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं हर मेंबर की उसके रिलेशन में एक रिटन कंसेंट होनी चाहिए, तभी जाकर उस रेगुलेशन को ऑल्टर किया जा सकता है। तो हम इस प्रोविजन को नाम देंगे प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। क्लियर? द नेक्स्ट प्रोविजन इज फॉर्म एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडल आर्टिकल्स।
द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म specified in table F, G, H, I and J in schedule first as may be applicable to such company. तो कंपनी जिस क्लास में आती है, जिस कैटेगरी में आती है, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल फर्स्ट के द्वारा डिसाइडेड टेबल F, G, H, I एंड J के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मॉडल आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही कंपनी को अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना होता है। लेकिन एक कंडीशन रहती है इस केस में, जो कंपनी है वो इन मॉडल आर्टिकल्स में जितने भी रेगुलेशंस अवेलेबल हैं उनमें से सारे के सारे रेगुलेशंस को या इनमें से कुछ रेगुलेशंस को अडॉप्ट करते हुए अपने आर्टिकल को प्रिपेयर कर सकती है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल। ऊपर जितने भी प्रोविजंस मैंने डिस्कस करी हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स के रिगार्डिंग, इनमें से कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए एक केस है। क्या केस है? The articles of a company registered under any previous company law unless amended under this act। यानी कि जब कंपनी जिस कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ में या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, अगर उसके अकॉर्डिंग रेगुलेशंस को अमेंड नहीं किया जाता है तो जितने भी प्रोविजंस ऊपर हैं वो उस क्लास ऑफ कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी कि आपको सारे जितने भी अमेंडमेंट्स करने हैं उन अमेंडमेंट्स को एक्ट के द्वारा दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है, ये ध्यान में रखना है। अदरवाइज ये जितने भी प्रोविजंस हैं वो उस क्लास ऑफ कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स। थैंक यू।